Hello children, how are you? Today I bring a very fantastic video for the 10th class student. Myself Sanjay Kumar. Today I bring a very fantastic chapter of physics. Okay, chapter number I don't know, but the name of the chapter is light रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, साइंस के चैप्टर्स हैं, इससे आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कौन सा वाला चैप्टर है. बस आपको करना क्या है कि तैयारी करनी है. ठीक है, और जो आपकी एस चांद की बुक है उसमें अलग अलग दो पार्ट में दे रखा है, रिफ्लेक्शन अलग रिफ्रैक्शन अलग. और जो मैं आपको लेके आया हूँ वो सैम्पल पेपर का बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक बार करेंगे. अगर हम आपके लिए 50 पेज लेके आते हैं तो दिक्कत होगी. फिर भी इस के अंदर 28 पेजेस हैं, वन करके थोड़ा थोड़ा. आज मैं आपके लिए थ्योरी कर रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा. थ्योरी आप जब तैयार कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस करवाऊँगा. ठीक है, तो ऑप्शंस करने से पहले सबसे पहले हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके. मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन इसलिए लिया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा गुरु के साथ डिस्कशन तो कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, और होशियार बच्चे उसका फ़ायदा ले जाते हैं. तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर जब आपके सामने स्क्रीन के सामने सारी चीज़ें होंगी तो आप अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो, और जब भी मेरा वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें जिससे आप नोट करते रहें. और कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाल सकते हैं, और मैं आपको उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे. तो मैं बच्चों आपको बता दूं, जैसा कि हम लाइट की बात कर रहे थे, LIGHT. ठीक है, तो लाइट एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है, लाइट की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. दूसरी बात, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. जब इसके पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो ये आर पार निकल जाती है, तब एक फेनामिना होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट स्मूथ होता है या रफ़ होता है तो स्मूथ वाले से कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होता है, और जो रफ़ होता है उससे डिफ्यूज रिफ्रैक्शन होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा रिफ्लेक्शन होता है. तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस ये है, और रिफ्रैक्शन ये आपका आर पार जाना है. ठीक है, तो इसी के बेस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा. तो मैं आपको पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा देता हूँ. द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला वाला लॉ मैं पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ. पहले समझाऊँगा फिर मैं आपको डायग्राम बना करके समझा देता हूँ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसे हम कैसे समझे, मान लीजिए ये आपका एक मिरर है. ठीक है, और कोई भी लाइट रे इस पर आती है, जो लाइट रे आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और देखो ये वाला जो मिरर है ना, इस मिरर के बीच में जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा. रीजन क्या है, ये जो आपका मिरर है ये 180 डिग्री पर लीनियर है. ठीक है, तो ये एंगल हमेशा फिक्स रहेगा. ये थर्ड लाइन होती है, जैसे 90 डिग्री पे हम इस मिरर पे करते हैं. ठीक है, तो इसका क्या नियम है, अगर लाइट रे यहाँ पर आती है तो ये वापस बैक चली जाती है, तो 0 डिग्री एंगल पर ये आपकी लाइट गो बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है. ठीक है, तो इस नॉर्मल को अच्छे से लर्न करो. अब अगर हम ये बोलते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, इसे हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे. इंसिडेंट एंगल को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो आगे भी डिफ़ाइन बताऊंगा, पर ओनली इस बात को समझो कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल. अंडरस्टैंड. तो वो यही तो कह रहे हैं कि जो आपका एंगल आई है वो इक्वल है एंगल
आर के, एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, जैसे अगर हमने ये मिरर बनाया और लाइट रे आई और वापस चली गई, इंसिडेंट रे हो गई, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में होते हैं, प्लेन अलग अलग नहीं होता। प्लेन का मतलब होता है अगर एक्स एक्सिस में ये हैं तो एक्स ही में रहेंगे, वाई में नहीं जाएंगे, जेड में नहीं जाएंगे। प्लेन समझ में आ गया, तो दोनों लॉ का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप उसे पॉज करके समझ सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशन समझाई गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन लाइट एक प्रकार की ऐसी फेनामिना होती है, उसे कहते हैं द फेनामिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये मान लो मिरर है और लाइट रे आई इसी मीडियम में वापस चली गई, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट लाइट किसे बोलेंगे, लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट लाइट। मतलब ये मान लीजिए सरफेस है, मिरर का कोई भी सरफेस है, इस पर लाइट आई, उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, आगे वाला रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, जो वापस चली जाती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद यहाँ पर लाइट रे आर पार नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैंने आपको फिर ही बताया कि जो आपका मिरर है और ये एंगल ऑफ रे है और इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड। तो सारे टेक्निकल टर्म क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ये आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से रटनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप लोगों को जो समस्या है वो कम हो जाए। जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर है ना, इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी। ठीक है, ये तो हो गई इरेक्ट। और वर्चुअल मतलब उसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी इमेज बनेगी मिरर से कि उसे हम स्क्रीन से प्राप्त कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्क्रीन से बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। इस टाइप की इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज है, जो मतलब हाइट है, उसी की हाइट का और साइज का है ना इमेज बनने वाली है ऑब्जेक्ट से। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड इज एज अ फार बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के ठीक पीछे इमेज बनने वाली है। जैसे यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर पीछे ही आपकी इमेज बनेगी। कैसी होगी, है ना, वर्चुअल होगी। दूसरा, इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। मतलब ये है कि जो अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये इसका आर है और ये आपका लेफ़्ट है, तो इमेज में ये वाला लेफ़्ट वाला हो जाएगा आर, राइट हो जाएगा, और राइट वाला हो जाएगा लेफ़्ट। इस टाइप की फेनोमेना को हम इन्वर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर needed to see the full image of the person is equal to half of the height of person। मतलब कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है ना, तो उसके लिए 2.5 है ना सेंटीमीटर की हाइट का मिरर चाहिए, तब उसकी फुल इमेज उसमें दिखेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इफ़ टू प्लेन मिरर आर inclined at a
theta with their reflecting surface facing each other, then the number of image of an object O lying between them is given as। तो वो थीटा के अकॉर्डिंग ही इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो n इक्वल होगा 360 अपॉन थीटा -1। एक और आता है आपका सम मल्टीपल ऑफ 180 हो, n इक्वल 360 अपॉन थीटा इफ थीटा इज नॉट अ सम मल्टीपल ऑफ 180। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं लेटर इन्वर्जन क्या है। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डीपली समझिए। तो लेटर इन्वर्जन का मतलब क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू द राइट साइड, दिस इज कॉल्ड अ लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टैंड, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि रियल एंड वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है। अगर हमने रियल इमेज को समझना है तो ये कह सकते हैं रियल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन रेज लाइट दैट कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सोर्स और मीट टू अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस LENS। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड which can obtain on a screen. Image which can obtain on a screen is called a real image, or image which cannot obtain on a screen, which is called a virtual image. Understand? दूसरा, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। जब किसी भी गोले से, स्फीयर से इतना पार्ट कर दिया और इसे खुरच करके बाहर निकाल दिया और बाहर हमने पॉलिश कर दी तो बन गया आपका कॉनकेव मिरर। अंदर पॉलिश कर दी तो बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ये गोले से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, है ना, किसी कर्व सरफेस से हो रहा हो, इसलिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज करते हैं। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर may be curved inward or outward, may be curved inward or outward। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। सो द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward that is face toward the curve of the sphere is called a concave mirror। इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप की मिरर आपको अभी हमें समझाना है। ठीक है, तो जो पहला वाला मिरर है यहाँ पर आपका बाहर पॉलिश की गई है, इसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जहाँ अंदर पॉलिश की गई है, पॉलिश दिख नहीं रही है, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे फोकस। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल है और इस गोले से ये काटा गया है, तो इसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मान लो फोकस है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ, अगर इनफाइनाइट से कोई भी लाइट रे आती है तो फोकस पे आपकी मिल जाती है, उसी को हम फोकस कहते हैं। इस फोकस से और पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और जहाँ से ऑब्जेक्ट आता है इस मिरर तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपके ऑब्जेक्ट की, और इसकी थोड़ी सी भद्दी हो गई है, ये पिक्चर लेने में दिक्कत हो गई है, कम साफ आया है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फोकस निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे आधा कर दो, ये फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, स्फेरिकल रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये आपका स्फेरिकल मिरर से कैसे एंगल, मतलब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेंटर ऑफ नहीं आपकी इस टाइप से कोई आपका रेज आ रही है इनफाइनाइट से, तो वो फोकस से गुजरेगी, ऐसे, हाँ ऐसे हम समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, और ऐसे करके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में
थोड़ा सा जानकारी दी गई। ये आपके लॉ हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करते हैं जो हैं। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर। और इमेज होगी कैसे, इमेज होगी रियल, कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइड। इस डायग्राम को अच्छे समझो, ठीक है, देख लिया होगा, स्नैप ले लिया होगा। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उससे ये लाइन आएगी पैरेलल, फोकस से गुजरेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और स्मॉलर साइज होगी। ठीक है, ये थर्ड टाइप हो गया। यहाँ पर देख लो ये। अब इमेज पे कंसंट्रेट करो, इमेज ही करवा रहा हूँ मैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, उसी साइज की होगी, कोई अंतर नहीं होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड ऑफ सी। ठीक है, इमेज उस ऑब्जेक्ट से दूनी तिगुनी और या 4 टाइम्स हो सकती है, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है, तो इस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन बेटा हो रहा है। तो ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इमेज समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ आपको। अगर आपने फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रख दिया तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी, हाँ, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, और कैसी इमेज होगी, रियल होगी, है ना, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज साइज की होगी। कैसी होगी, लार्ज साइज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज को ऐसे ले लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको समझने में। चलिए अब सही हो गया है पेज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इमेज, ये इमेज लास्ट वन और बची है, इसे समझ लेते हैं। मतलब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी, है ना। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, वो सारी की सारी इमेज कैसी थी, कॉन्वेक्स की। अब कॉनकेव की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए बहुत दूर से इमेज आ रही है ना, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, तो इमेज तो आपकी उसके पीछे ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिटवीन द फोकस एंड पोल। और इमेज बनेगी वर्चुअल, स्मॉलर साइज, इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल, स्मॉलर साइज और इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर रख दिया है तो एक लाइन तो पैरेलल आने वाली है, वो जा कर के फोकस पर बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इन डायग्राम को आप अच्छे समझ लोगे। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। साइड डायग्राम को छोटा करके एक बार आप स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस डायग्राम के अंदर सारे आपके डायग्राम आपको दिख रहे हैं 6, तो आपको दिखा दूँ, मैं समझा दूँ एक बार को। 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, ये कैंसिल कर दूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 इमेज ये हैं। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये थ्योरी थी, तो मिरर की बातचीत चल रही थी, है ना। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। आज हम इतना ही करेंगे, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर और इन सब के बारे में पूरी और जानकारी हो जाएगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर के यूजेज आप समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, है ना, सर्च लाइट, बाद में जैसे आर्मी वगैरह पर्सनल पे होती है, व्हीकल्स के अंदर होती है, हेडलाइट्स टू गॉट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट। They are often used as a having mirror to see a large image of a face.
बड़ी इमेज को पता करने के लिए फेस की। डेंटिस्ट के पास कॉनकेव मिरर होता है, तो बक्कल कैविटी वगैरह को देखने के लिए डेंटिस्ट रखते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड कंसंट्रेट सनलाइट टू द प्रोडक्ट हीट। ठीक है सोलर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब पीछे वाला हिस्सा को जब कार में हम कार चला रहे होते हैं तब हम देखते हैं, तो पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी है, कितनी साइज़ की है, सारा पता लगा लेते हैं। तो उस टाइप की कंडीशन को हम कहेंगे यहाँ पर यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये थोड़ा सा यही पेज कर दें बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है मिरर आर प्रिफर्ड टू बिकॉज दे ऑलवेज गिव। अच्छा, इरेक्ट इमेज बनती है ना, वर्चुअल बनती है, लेकिन दूर वाली इमेज आसानी से इसमें बन जाती है। दीज मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द लाइट सो एज टू डाइवर्स द लाइट इन द ऑफ द ग्राउंड। ये आपकी कंडीशन थी। ठीक है, अब मैं आपको साइंस समझा देता हूँ। देखो, जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ होगी, 5 टाइप की तो इमेज, उनकी वी नेगेटिव वैल्यू होगी, यू हमेशा नेगेटिव होगा, इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होगा। रीज़न क्या है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें जो फोकस है वो रियल है। कैसा है? रियल। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस आपका कैसा है? वर्चुअल। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यही आपके डायग्राम वो साइन दे रखे हैं, इन साइन को अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, ये साइन है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है मिरर का फॉर्मूला। तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। और मैग्नीफिकेशन और पढ़ लो, बस ख़त्म, ये पोर्शन क्लियर हो जाए। रिफ्रैक्शन हम कल करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो जो h2 की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी माइनस में आएगा। और फॉर्मूला होता है m = h2/h1 = -v/u। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल like, subscribe and press the bell icon, and I hope you will share this video to your best friends as well as with your relatives and some commoners, elders, and please give the some compliments also, and I will be enthusiastic to make these kind of videos. And thank you so much. Have a nice day.